लास्ट क्लास में आरबीसी स्टार्ट किया था। आरबीसी आरबीसी का फुल फॉर्म हमने लिखा था रेड ब्लड कॉर्पसल्स और रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड कॉर्पसल्स, इनका रेड कलर क्यों है? रेड कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन पिगमेंट। आरबीसी का कलर हीमोग्लोबिन के कारण रेडिश पिंकिश कलर का वहां पर दिखता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन रेडिश पिंकिश कलर का पिगमेंट होता है। सिंगल आरबीसी का कलर येलोइश होगा। सिंगल आरबीसी येलोइश कलर की होती है, येलो इन कलर। पर जो जब हम एक साथ में मेनी आरबीसी को देखते हैं तो तब हमें आरबीसी रेड कलर की दिखती है। ओके, एक्यूमुलेटेड मास ऑफ आरबीसीज अपीयर रेड। और 1 क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड में एक एवरेज ह्यूमन मेल या फीमेल में, तो एक नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन एडल्ट consist of 4.5 to 5.5 millions of RBCs per cubic millimeter of blood। इतने से ब्लड में, 1 क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड में, इतने से ब्लड में 4.5 to 5.5 मिलियन आरबीसीज एक साथ में प्रेजेंट होती है। इसलिए अगर हम छोटे से भी ब्लड ड्रॉप को भी ट्रेस करते हैं तो उसमें मिलियंस ऑफ आरबीसीज है, इसीलिए वो एक साथ में रेड कलर की दिखती है। और इसीलिए ब्लड भी हमको रेड कलर का दिखता है, क्योंकि ब्लड में प्लाज्मा के बाद सेकंड मोस्ट एबंडेंट पार्ट होता है आरबीसी। ठीक, आफ्टर प्लाज्मा सेकंड मोस्ट, फर्स्ट तो प्लाज्मा है 55% पार्ट, लेकिन 45% पार्ट हमने कहा था फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो इन फॉर्म्ड एलिमेंट्स में प्लाज्मा के बाद कौन सबसे ज्यादा है? तो सेकंड मोस्ट abundant part of blood are erythrocytes, okay, RBCs है। इसका मतलब तीनों सेल्स में, फॉर्म एलिमेंट्स में 3 टाइप की सेल्स हमने कॉर्पसेस पढ़ी है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। तो अमॉन्ग दिस 3 आरबीसी सबसे ज्यादा होती है। ओके, इसीलिए आरबीसी का जो कलर है वो ब्लड का कलर हमको अपीयर होता है। तो एक्यूमुलेटेड आरबीसी का कलर रेड, और 1 क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड में मिलियंस ऑफ आरबीसीज है, 4.5 to 5 मिलियंस ऑफ आरबीसीज, इसलिए पूरे ब्लड का कलर रेड दिखता है। ओके, फिर हमने कहा आरबीसीज के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। ओके, तो कितना हीमोग्लोबिन होता है हमारे ब्लड में? तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन काउंट हेल्दी एडल्ट ह्यूमन बीइंग में ये होता है 12 to 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड। जब भी पैथोलॉजिकल स्टडी होती है ब्लड की, तो ब्लड को पर डेसीलीटर ब्लड में किसी भी चीज को चेक किया जाता है। डेसीलीटर मतलब 100 ml, ओके, लीटर का डेसी मतलब 10 पार्ट, इसलिए 100 ml ब्लड। The normal hemoglobin count is 12 to 16 gram of hemoglobin per deciliter of blood in an adult healthy human being. Okay, in an
adult healthy human being. ओके, मतलब जो हमने यहाँ पर दोनों काउंट लिखे हैं, आरबीसी काउंट एंड हीमोग्लोबिन काउंट, वो हमने कहा नॉर्मल हेल्दी एडल्ट ह्यूमन बीइंग में। जैसे कल लास्ट लेक्चर के लास्ट में किसने पूछा था, आर्यन ने पूछा था शायद कि सर मेल में और फीमेल में कितनी आरबीसी सेम होती है क्या फिर, तो मैंने आंसर दिया था कि आरबीसी का काउंट एडल्ट हेल्दी ह्यूमन मेल में 5 to 5.5 मिलियन आरबीसी पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड होता है, और फीमेल में 4.5 to 5 मिलियन आरबीसी पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड होता है। ओके, उसी तरह से हीमोग्लोबिन फिर मेल और फीमेल में तो जनरली 11 to 13 ग्राम हीमोग्लोबिन फीमेल में नॉर्मल कंसीडर किया जाता है। ओके, नॉर्मल काउंट, और मेल में एडल्ट मेल में वो काउंट होता है 13 to 16। ओके, तो एवरेज वहां पर लिया जाता है 11 to 16 और 12 to 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन, इसलिए हमने लिखा है 12 to 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन, जो एनसीईआरटी में दिया है आपको, एनसीईआरटी से ऑप्शन में आ सकता है, इसलिए वो लिखी वैल्यू 12 to 16। लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो अगर किसी ह्यूमन फीमेल में अगर 9 भी है हीमोग्लोबिन का काउंट, तो डॉक्टर बोल देता है कि हाँ ठीक है। ओके क्लियर, 10 है तो भी बोल देता है ठीक है। क्लियर, तो 9 के ऊपर ही होना चाहिए ह्यूमन फीमेल में हीमोग्लोबिन का काउंट। 9 के नीचे है मतलब कहीं ना कहीं एनीमिया या फिर ब्लड लॉस या हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन की प्रोसेस कम हो रही है। ओके, कोई एनोमली है। उसी तरह से ह्यूमन मेल में 11 को नॉर्मल कंसीडर कर लिया जाता है प्रैक्टिकली, 11 है ह्यूमन मेल में मतलब ठीक है, अच्छा। ओके, प्रैक्टिकली, और जो प्रैक्टिस में डॉक्टर्स यूज करते हैं टर्म, तो प्रैक्टिस में वो देखते हैं कि अगर 11 भी है किसी ह्यूमन मेल का तो वो बोल देते हैं हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, देखिए अगर 9 हो जाए किसी ह्यूमन मेल का, 8 हो जाए, तो वो बोलते हैं कि कोई ना कोई एनामोली है, ये आपको ध्यान रखना। फिर आरबीसी का शेप साइज क्या होता है, तो आरबीसी के लिए मॉर्फोलॉजी हम देखते हैं, तो शेप होता है बाइकॉन्केव। ओके, एक्चुअल में जब आप देखते हैं आरबीसी को तो आपको राउंड दिखती है आरबीसी, क्योंकि हम वहां पर जो स्ट्रक्चर बनाते हैं वो बनाते हैं हम ओनली 2D स्ट्रक्चर, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। अगर आपको माइक्रोस्कोप में अगर आरबीसी को प्रॉपर देखो तो आपको बाइकॉन्केव दिखाई देगी। ओके, आरबीसी कैसी दिखाई देगी आपको, बाइकॉन्केव शेप, दोनों तरफ से कॉन्केव सरफेस ना। बाइकॉन्केव लेंस देखा है आपने कभी, बाइकॉन्केव लेंस देखा है क्या आपने कभी प्रैक्टिकली? यस रियल में, बस उसी तरह से होती है हमारा आरबीसी का शेप, दोनों सरफेस बाइकॉन्केव। ओके, तो आरबीसी का शेप बाइकॉन्केव होता है। साइज की अगर हम बात करें, साइज होता है 7 माइक्रोन मीटर इन डायमीटर। ओके, इसका जो डायमीटर होता है वो कितना होता है, 7 माइक्रोन मीटर का, यहां से लेकर यहां 7 माइक्रोन मीटर, ये आरबीसी का। हाँ, अब एक आप अबनॉर्मल कंडीशन पढ़ते हैं, सिकल सेल एनीमिया, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे की बात करते हैं सिकल सेल एनीमिया से रिलेटेड भी। अदर बैचेस में डन सर।
डन सर। गुड। तो नॉर्मल शेप है बाइकॉन्केव शेप और 7 माइक्रोमीटर डायमीटर का आपको दिख रहा है, लेकिन कुछ अबनॉर्मलिटीज होती है जिसमें आरबीसी काउंट कम ज्यादा या आरबीसी का शेप चेंज हो सकता है। जैसे आरबीसी के शेप से रिलेटेड हमने टर्म यूज करते हैं सिकल सेल एनीमिया। तो अगर किसी पर्सन को सिकल सेल एनीमिया है, उसके पास में मदर और फादर से डिफेक्टिव जीन आया है, तो इस कंडीशन में उसकी आरबीसी ऐसी ना होकर के आरबीसी का शेप बदल जाएगा, इस तरह से या ऐसे, इस तरह से हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं सिकल सेल आरबीसी। ओके। और इसके कारण क्या हो जाएगा, जो डायमीटर है, जो स्पेस है, वॉल्यूम है, वो रिड्यूस हो जाएगा। ओके। ऐसा नहीं होगा कि 7 माइक्रोमीटर से ज्यादा बड़ी बन रही है, मैंने आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर दिखने के लिए बनाया। ओके। तो जो यहाँ तक कवर कर रही थी पूरा एक वहां पर वॉल्यूम, ब्लड का वॉल्यूम यहाँ तक कवर कर रही थी, राउंड, जब ये राउंड थी तब ये वॉल्यूम ऐसा कवर कर रही थी, अब इतना पार्ट इसके पास में अवेलेबल नहीं है, इतना। ठीक है। तो इसका मतलब है आरबीसी का शेप बदलने के साथ में वहां पर क्या हो चुका है, वॉल्यूम कम हो चुका है ब्लड का, क्योंकि आरबीसी अब ऐसी होने की बजाय आरबीसी ऐसी है, मतलब इतना पोर्शन पूरा, इतना जो वॉल्यूम वो ब्लड का कवर कर रही थी इतना कम है हर एक आरबीसी का। ओके। और आपको पता है कि 1 क्यूबिक मिलीमीटर में ही मिलियंस ऑफ आरबीसीज है, तो इतनी सारी आरबीसीज, ओके, बिलियंस ऑफ आरबीसीज का शेप कम हो जाएगा, और इसीलिए वहां पर पूरे ओवरऑल ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा। इसलिए हम सिकल सेल शेप बनने के कारण एनीमिया, ओके, ये लीड करेगा एनीमिया को, ब्लड लॉस को, ब्लड वॉल्यूम कम हो रहा है, डिक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम, देयरफॉर हम इसको सिकल सेल एनीमिया ये डिसीज कहते हैं। अब सिकल सेल एनीमिया डिसीज अगर हो गई, ब्लड का वॉल्यूम, आरबीसी का जो वॉल्यूम है वो कम हो गया है, तो आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन आ रहा था, हीमोग्लोबिन का भी वॉल्यूम कम हो जाएगा। ओके। हीमोग्लोबिन का भी अमाउंट कम, रिड्यूस रहेगा, तो इसमें डिक्रीज इन हीमोग्लोबिन अमाउंट, और हर आरबीसी में हीमोग्लोबिन कम है, ओवरऑल हीमोग्लोबिन कम होगा, और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करता है, तो ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी रिड्यूस हो जाएगी उस पर्सन की बॉडी की, ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी ऑल्सो डिक्रीज। ओके। और इसके कारण अब ऑक्सीजन हर एक ऑर्गन तक कम पहुंचेगा। ओके। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में कितना ऑक्सीजन पहुंचता है, तो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में 20 ml ऑक्सीजन पर 100 ml ऑफ ब्लड कैरी करता है, तो 100 ml ब्लड कैरी करता है अबाउट 20 ml ऑक्सीजन को। ठीक है। तो सिकल सेल एनीमिया में इसका बहुत ही कम पार्ट बच जाएगा, 2/3 पार्ट लॉस हो रहा है, अगर समझ लो तो 2/3 पार्ट ही जाएगा, वो 7-8 वहां पर 6-7-8 ml ऑक्सीजन को कैरी करेगा, 100 ml ब्लड, तो जितना कैरी कर रहा था उसका अबाउट 1/3 पार्ट ही कैरी कर रहा है, तो इसलिए ऑर्गन की इफिशियंसी भी रिड्यूस हो जाएगी, हर ऑर्गन को ऑक्सीजन कम कम मिलेगा, और ऑक्सीजन कम मिलने से जो डिफरेंट ऑर्गन्स है उनकी जो इफिशियंसी रिड्यूस होगी। क्लियर। तो पूरे ऑर्गन सिस्टम की
इफिशियंसी रिड्यूस हो जाएगी, और जो वाइटल ऑर्गन्स है उनको सबसे ज्यादा लॉस होगा। ओके, वाइटल ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं बेटा? वाइटल ऑर्गन्स पूरी बॉडी में। यस, गुड। लीवर, हार्ट, ब्रेन, लीवर, किडनी, ये मेजर वाइटल ऑर्गन्स होते हैं। ओके, तो इनको हार्म पहुंचेगा, और ऑक्सीजन को अगर ब्लड ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में अगर नहीं आ पा रहा है, और ब्रेन तक अगर ब्लड प्रॉपर नहीं पहुंचेगा, तो पूरे ऑर्गन के ऊपर कंट्रोल प्रॉपर नहीं हो पाएगा, और इस रीजन से इवन आगे वो डेथ भी हो सकती है उस पर्सन की। इट मे लीड टू डेथ, मतलब सिकल सेल एनीमिया कंडीशन फैटल है। अगर एचबीएस हम बोलेंगे, वहां पर रेसेसिव जीन आएगा, तो 100% वहां पर डेथ होगी। ओके, लेकिन वो अबाउट 18 इयर्स तक, 17 इयर्स तक डेथ हो जाएगी। मतलब एचबीएस वाला पर्सन 18 इयर्स तक ही सर्वाइव कर सकता है मैक्सिमम। लेकिन एचबीएस वाला अगर मतलब 50% आरबीसी अगर उसमें नॉर्मल है, और 50% आरबीसी अगर उसमें सिकल सेल एनीमिया की है, तो वो थोड़ी कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ में लाइफ स्पैन अपना कवर कर सकता है, और मेडिसिनल सपोर्ट पर थोड़ा अच्छा से सर्वाइव कर सकता है। ओके, तो ये केस हम जेनेटिक्स में भी पढ़ेंगे, और वहां पर एचबीएस और एचबीएस क्या होता है वो देखेंगे। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में, नॉर्मल जिनकी आरबीसी नॉर्मल होती है, वो एचबीए उनमें होता है। ओके, मतलब ए वहां पर एडल्ट के लिए लिखा है, तो एडल्ट हीमोग्लोबिन मतलब नॉर्मल हीमोग्लोबिन। ओके, तो एचबीए ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन को रिप्रेजेंट करता है। एचबीएस आ गया मतलब सिकल सेल हीमोग्लोबिन को बताता है। मतलब एक्चुअल में ये सारी चीजें क्यों हो रही है? हीमोग्लोबिन का अमाउंट कम हो रहा है, ठीक है, बाद में। लेकिन सबसे पहले सिकल सेल एनीमिया का शेप कैसे बदला? तो क्वांटिटी तो बाद में लॉस हो रही है हीमोग्लोबिन की, वहां पर कम क्वांटिटी में आ पा रहा है, क्योंकि क्वालिटी डिस्टर्ब हो गई हीमोग्लोबिन की। तो ये क्वालिटेटिव डिसऑर्डर है सिकल सेल एनीमिया, ऐसा हम पढ़ेंगे वहां पर जेनेटिक्स में। ओके, हीमोग्लोबिन की क्वालिटी डिस्टर्ब हो जाती है, और हीमोग्लोबिन की क्वालिटी डिस्टर्ब होने के कारण एक स्पेक्ट्रिन प्रोटीन नहीं बनता, और स्पेक्ट्रिन प्रोटीन नहीं बनने से आरबीसी अपना पूरा शेप एक्वायर नहीं कर पाती, रिड्यूस रह जाती है। ओके, तो हम ये पूरा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस इस चैप्टर में, जेनेटिक्स के चैप्टर में पूरा वहां पर डिफाइन करते हैं। फिर सिकल सेल एनीमिया से रिलेटेड ये टर्म्स आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नॉर्मल हीमोग्लोबिन याद रखना है, इसको सिकल सेल एनीमिया मत बोलना, ये नॉर्मल। ओके, इस तरह से साइज रिड्यूस हो जाने से डिसीज हो जाती है सिकल सेल एनीमिया। आरबीसी बनता कैसे है? ओके, तो आरबीसी का लाइफ स्पैन होता है 120 डेज। आरबीसी के लिए लाइफ स्पैन है 120 डेज, मतलब मैक्सिमम कोई आरबीसी 120 डेज तक सर्वाइव करेगी। ओके, 120 डेज मतलब 4 मंथ। तो जो आरबीसी आज आपकी बॉडी में बन रही है, उसका लाइफ स्पैन है ओनली 4 मंथ। जो 4 मंथ पहले बन चुकी है, उसका आज लास्ट डे होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो डिपेंड करेगा कि कब कौन सी आरबीसी बनी है, उसके ऊपर उसका लाइफ स्पैन रहेगा। तो कोई भी आरबीसी 120 डेज तक मैक्सिमम सर्वाइव कर सकती है। ओके, और ये कहाँ जाकर के इनकी डेथ होगी फिर? तो स्प्लीन में। स्प्लीन को हम बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी
क्योंकि यहाँ पर इनका आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होगा। आरबीसी को यहाँ पर 120 डेज के बाद में ये वहां पर जाएगी स्प्लीन में, और स्प्लीन में इनका वहां पर डिके होगा, वहां पर डिस्ट्रक्शन होगा। लेकिन आरबी स्प्लीन को ही हम ब्लड बैंक भी बोलते हैं। हमारा बॉडी का ब्लड बैंक भी स्प्लीन को ही बोलते हैं, क्योंकि जो एक्सेस में आरबीसी है वो यहीं पर आएगी। ओके, एक्सेस में जो जमा करनी है आरबीसी वो भी यहीं पर आएगी। जब ये आरबीसी का वहां पर जो है वो पुरानी आरबीसी किलिंग होती है तो नई आरबीसी वहां पर ऐड कर दी जाती है। लेकिन क्या ब्लड बैंक है तो क्या उसी के अंदर बन रही है क्या आरबीसी? तो हम कहेंगे नहीं। आरबीसी की जो प्रोसेस होती है, आरबीसी फॉर्मेशन, आरबीसी फॉर्मेशन की प्रोसेस को हम बोलते हैं इरिथ्रोपोइसिस। ओके, ब्लड फॉर्मेशन की प्रोसेस को हीमोपोइसिस, पूरा ब्लड बनने की प्रोसेस को हीमोपोइसिस, हीम मतलब ब्लड। ऐसे ही अगर ओनली आरबीसी बन रहा है तो आरबीसी बनने की प्रोसेस को इरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। ओके, इरिथ्रा का मतलब होता है रेड। ओके, आपको 11 क्लास में कुछ वहां पर टर्म्स बताई थी कि साइनो मतलब ब्लू, फ्लोरा मतलब ग्रीन, ल्यूको मतलब व्हाइट, ओके, इरिथ्रा मतलब रेड। क्लियर? ऐसे आपको कुछ टर्म्स वहां पर बताई थी कलर से रिलेटेड। तो इरिथ्रा का मतलब होता है रेड। तो रेड ब्लड फॉर्मेशन की प्रोसेस को इरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। अब एक्चुअल में इरिथ्रोपोइसिस 7 डेज में कंप्लीट होती है। 7 डेज में। तो फर्स्ट 5 डेज तक वहां पर सभी सेल ऑर्गेनल को किल कर दिया जाता है। आरबीसी जो बनती है उसके स्टार्टिंग की, उसको बोलते हैं प्रीमेच्योर आरबीसी। ओके, तो जो 7 डेज के पहले जो आरबीसी होती है, फर्स्ट से लेकर तो 7th डे तक, उसको हम बोलते हैं प्रीमेच्योर आरबीसी। ओके, और इमैच्योर आरबीसी। तो जो प्रीमेच्योर या इमैच्योर आरबीसी होती है वो प्रीमेच्योर आरबीसी और इमैच्योर आरबीसी, वो फर्स्ट 5 डेज में सभी सेल ऑर्गेनल को किल कर देती है, अपने में से सभी सेल ऑर्गेनल को हटा देती है। ओके, लाइसोसोम, गोल्गी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, देन उसके बाद में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, सेंट्रियोल, ये सारे सेल ऑर्गेनल्स को फर्स्ट 5 डेज के पहले पहले खत्म कर देती है। और 5th डे से फिर न्यूक्लियस का वहां पर डिस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है। न्यूक्लियस वहां पर डिसअपियर होना शुरू होता है। तो न्यूक्लियस को, पूरे न्यूक्लियस को खत्म कर दिया जाता है। 5th डे से स्टार्ट होता है, 6 डे तक खत्म हो जाता है। और 6 डे से फिर वहां पर हीमोग्लोबिन डिपोजिशन, हीमोग्लोबिन का एक्युमुलेशन स्टार्ट होता है। तो आरबीसी इतना सेक्रीफाइस क्यों करती है? सभी सेल ऑर्गेनल को पहले प्रीमेच्योर कंडीशन में वो वहां पर 7th डे तक सभी सेल ऑर्गेनल को लॉस क्यों कर देती है? सभी 7th डे तक क्यों लॉस करवा देती है? क्योंकि उसको हीमोग्लोबिन को उसके अंदर भरना है। तो हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर प्रोड्यूस नहीं होता, ये ध्यान रखना। हीमोग्लोबिन बाहर बन रहा है, और बनकर के जब ये सेल ऑर्गेनल आरबीसी बनती रहती है तो 6 डे तक सारे सेल ऑर्गेनल जा चुके हैं। 5th डे तक दूसरे सेल ऑर्गेनल, और 5th डे से फिर न्यूक्लियस का डिस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है। तो 6 डे तक न्यूक्लियस भी पूरा खत्म हो चुका होता है, और 6 डे से फिर हीमोग्लोबिन भरना शुरू हो जाता है। और ऐसे सेल ऑर्गेनल लैक की हुई आरबीसी, और 7 डे पर हीमोग्लोबिन पूरी तरह से आ जाएगा उसमें, तब 7 डे वाली आरबीसी को हम बोलने लग जाते हैं मैच्योर्ड आरबीसी। ओके, और इस मैच्योर्ड आरबीसी को हम बोलते हैं इरिथ्रोसाइट। इसलिए आरबीसी का दूसरा नाम आप लिखते हो इरिथ्रोसाइट। ओके, so matured RBC is termed as erythrocyte which lack all cell organelles. Okay, even nucleus भी लॉस हो चुका होता है। ठीक है,
तो ये ध्यान रखना बेटा कि हमारी बॉडी में एक ऐसी भी सेल्स है, सेल का टाइप है जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है और वो है इरिथ्रोसाइट्स। ओके, मतलब मैच्योर आरबीसी। प्री मैच्योर आरबीसी में 5th डे तक न्यूक्लियस होता है। स्क्रीनशॉट ले लो, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। डन सर। इंदौरा ब्रांच में हो गया बेटा? डन। ओके, तो आरबीसी काउंट, जो आरबीसी बनती है तो हमने कहा था नॉर्मल काउंट होता है 4.5 to 5.5 मिलियन आरबीसीज पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। अब कभी कभार कुछ ऐसी कंडीशन होती है जिसके कारण आरबीसी काउंट डिस्टर्ब हो जाता है, या तो बढ़ जाता है या फिर कम हो सकता है। तो अगर आरबीसी काउंट अगर कम हो जाए तो उसको भी हम एक टाइप का एनीमिया कहते हैं। ओके? और इरिथ्रोसाइटोपिनिया उसको टर्म देते हैं। आरबीसी काउंट जनरली क्यों डिक्रीज होता है? डिक्रीज इन आरबीसी काउंट may be due to, क्या क्या रीजन हो सकते हैं इसके रीजन हो सकते हैं डिफिशियंसी ऑफ some vitamins like vitamin B6, vitamin B10 and vitamin B12. ओके, विटामिन B10 को फॉलिक एसिड और फोलेट बोलते हैं, जो हीमोग्लोबिन बनाने में भी हेल्प करता है। फॉलिक एसिड और फोलेट। विटामिन B6 को हमने पढ़ा था पायरिडॉक्सिन, और विटामिन B12 को हमने पढ़ा था साइनोकोबालामिन, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन वाले चैप्टर में, विटामिन में 11th क्लास में। तो ये तीनों विटामिन आरबीसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। विटामिन B6 एंड विटामिन B10 आरबीसी फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। विटामिन B12 आरबीसी की मेम्ब्रेन को टफ बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर आरबीसी की मेम्ब्रेन अगर फ्रेजाइल बन जाए, वीक बने, तो जल्दी से टूट सकती है। विटामिन B12 की डिफिशियंसी में आरबीसी की मेम्ब्रेन फ्रेजाइल हो सकती है, टूट सकती है, और इसलिए अगर वो ब्रेक हो जाए तो आरबीसी लॉस होगा और इससे एनीमिया होगा। उसको हमने पर्निशियस एनीमिया बोला था। ओके, ये आरबीसी से रिलेटेड। नेक्स्ट नंबर 2, डब्ल्यूबीसी।
व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स। WBC का फुल फॉर्म है व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स। तो जैसे हमने इरिथ्रा के रेट के लिए इरिथ्रा टर्म यूज किया था, वैसे व्हाइट के लिए क्या टर्म यूज करते बेटा? ल्यूको। यस, क्या टर्म यूज करते हैं व्हाइट के लिए? ल्यूको। यस, हाँ, थोड़ा सा लाउडली बोला करो बेटा, ल्यूको। ओके, देयरफॉर WBC का अनदर नेम है ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स दो टाइप की होती हैं, ग्रैन्युलोसाइट्स एंड एग्रैन्युलोसाइट्स। एग्रैन्युलोसाइट्स मतलब जिनमें ग्रैन्यूल्स एब्सेंट होंगे, वाइल जिनमें किसी तरह के एसिडिक, बेसिक या दोनों टाइप के ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है, उनको हम कहेंगे ग्रैन्युलोसाइट्स। ओके, तो ऐसे WBCs जिनमें एसिडिक या बेसिक ग्रैन्यूल एब्सेंट है, एसिडिक बेसिक ग्रैन्यूल दोनों में से कोई भी प्रेजेंट नहीं है, उनको हम एग्रैन्युलोसाइट कहेंगे। और ऐसी सेल्स है lymphocytes and monocytes। lymphocytes जो लिम्फेटिक टिश्यू बनाती है और लिम्फ प्रोडक्शन में हेल्प कर सकती है। साथ में इनमें दो टाइप की लिम्फोसाइट्स होती है, बी एंड टी लिम्फोसाइट्स, जो इम्यूनिटी में हेल्प करती है। बी लिम्फोसाइट में हम पढ़ेंगे एंटीबॉडी बना सकती है, ओके। और टी लिम्फोसाइट्स कुछ स्पेशल टाइप की टी सेल्स बनाती है, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, सप्रेसर टी सेल्स, नेचुरल किलर टी सेल्स, हेल्पर टी सेल्स। तो ये दो टाइप की जो एग्रैनुलोसाइट्स है, इनमें एसिडिक बेसिक ग्रैन्यूल एब्सेंट होते हैं। लेकिन ये ग्रैन्यूल जो ग्रैनुलोसाइट्स है, ये तीन टाइप की है, एसिडिक, बेसिक और बोथ टाइप के ग्रैन्यूल प्रेजेंट होने के बेसिस पर। तो ऐसी WBC जिसमें एसिडिक ग्रैन्यूल प्रेजेंट है, उनको हम इओसिनोफिल्स, ओके, इओसिनोफिल्स और एसिडोफिल्स बोल सकते हैं, ओके। इओसिनोफिल्स और एसिडोफिल्स, इओसिन डाई से ये कलर्ड हो जाती है, इसलिए इसको इओसिनोफिल्स नाम दिया गया है। इसमें एसिडिक ग्रैन्यूल्स होते हैं, इसलिए दूसरा नाम इसका एसिडोफिल्स है। सेकंड टाइप की है बेसोफिल्स। कौन से टाइप के ग्रैन्यूल्स होंगे बेटा फिर इसमें? बेसिक ग्रैन्यूल। बेसिक। अल्कलाइन ग्रैन्यूल्स, ओके, देयरफॉर बेसोफिल्स। और थर्ड टाइप की होती है न्यूट्रोफिल्स। इसका मतलब क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस। न्यूट्रल। दोनों टाइप के ग्रैन्यूल प्रेजेंट रहेंगे, एसिडिक भी और बेसिक भी इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट रहेंगे, जिससे न्यूट्रल टाइप के हो जाएंगे। तो न्यूट्रोफिल्स, एसिडिक और बेसिक दोनों ग्रैन्यूल्स यहाँ पर प्रेजेंट है, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, इसलिए न्यूट्रोफिल्स, ओके। तो इस बेसिस पर ये 5 टाइप की होती है। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। डन सर। डन सर। रामदास पेट ब्रांच में हो गया क्या? बाकी अदर बैचेस से आवाज आई? ओके। तो अभी जो 5 टाइप की WBCs है,
इनका प्रोपोर्शन कितना होता है और इनके फंक्शंस क्या होते हैं, ये आपको पूछा जाता है। तो लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स ये एग्रैन्युलोसाइट्स हैं। सबसे एबंडेंस में मिलती है न्यूट्रोफिल्स। WBCs में सबसे ज्यादा क्वांटिटी में मिलती है न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स 60 to 65% पार्ट बनाती है पूरे WBC का। द मोस्ट एबंडेंट WBCs है ये। मोस्ट abundant white blood corpuscles न्यूट्रोफिल्स है ये। और मोनोसाइट्स साइटोफेजिक होती है, मतलब फेगोसाइटोसिस करती है। फेगोसाइटोसिस, ओके। तो फेगोसाइटिक ग्रैन्युलोसाइट है ये, ओके। फेगोसाइटिस कॉज करवाती है, इसलिए हम बोलेंगे कि ये क्या है, फेगोसाइटिक ग्रैन्युलोसाइट। फेगोसाइटोसिस का मीनिंग क्या होता है बेटा? पढ़ा चुका हूं आप लोगों को एग्जाम क्लास में। फेज, फेज का मतलब होता है टू ईट और टू बी ईटन, ओके, टू बीइंग ईटन। तो या तो वो किसी को खाएगा या किसी और का खाना बन जाएगा, ठीक है। तो फेज का मतलब होता है फूड, तो या तो किसी दूसरे को फूड के फॉर्म में लेगा या किसी दूसरे का फूड बन जाएगा। तो ये ऐसी सेल्स होती है जो इन्वेडर को डायरेक्टली इनगल्फ कर लेती है अपने अंदर और मारती है, इसलिए हम बोलते हैं WBC का एक फंक्शन फेगोसाइटोसिस होता है, वो इन्वेडर को किल करती है, ओके। तो इन्वेडर को डायरेक्टली अपने अंदर लेकर के उनको किल करवा देती है सेल्स, बैक्टीरिया को, वायरस को, ठीक है। तो ये फेगोसाइटोसिस नेचर की। तो फेगोसाइटोसिस दो सेल्स दिखाती है WBC में, मोनोसाइट एंड न्यूट्रोफिल्स। तो न्यूट्रोफिल्स फेगोसाइटिक ग्रैन्युलोसाइट्स। सेकंड 60 to 65% के बाद में नेक्स्ट नंबर 2 पर कौन सी बड़ी है, वो है लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स अबाउट 20% पार्ट बनाती है WBC का। तो सेकंड मोस्ट अबंडेंट WBC, सेकंड मोस्ट अबंडेंट WBC है लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स में एक तो ये लिम्फ फॉर्मेशन करती है, एज वेल एज ये जो लिम्फेटिक सेल्स है लिम्फोसाइट्स, ये दो टाइप की होती है, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। अभी अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडी फॉर्मेशन करती है, ओके, और ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगी एंटीबॉडी। तो जब एंटीबॉडी इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है तो उसको हम बोलते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी। ह्यूमरल इम्यूनिटी, इम्यूनिटी प्रोवाइडेड बाय एंटीबॉडीज। टी सेल्स यहाँ पर हेल्पर टी सेल्स, सप्रेसर टी सेल्स, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, नेचुरल किलर टी सेल्स, इस तरह की सेल्स बनाती हैं टी सेल्स, और इसीलिए हम बोलते हैं कि ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। ओके, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी by forming helper T cells, suppressor T cells, cytotoxic T cells, natural killer T cells, ऐसे टाइप की T cells बना करके ये
इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। ये इस तरह से डिफेंस मैकेनिज्म के लिए बॉडी डिफेंस के लिए यहाँ पर इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। ओके, ये हो गया 60 to 65 और 20, मतलब ये हो गया अबाउट 80 to 85% प्रोपोर्शन। फिर थर्ड नंबर पर कौन सी सेल्स होती है? 6 to 8% सेल्स होती है मोनोसाइट्स। ओके, नंबर थर्ड मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स 6 to 8%, मतलब थर्ड मोस्ट अबंडेंट WBC। पांचों में से थर्ड नंबर पर ये है क्वांटिटी में। इसका फंक्शन भी होता है फेगोसाइटोसिस, न्यूट्रोफिल के साथ। फेगोसाइटोसिस मतलब ये फेगोसाइटिक सेल है, लेकिन क्या ये न्यूट्रोफिल की तरह ग्रैन्युलोसाइट है क्या? आप लोगों से पूछा मैंने, क्या ये ग्रैन्युलोसाइट का एग्जाम्पल है? मोनोसाइट नहीं। नो सर, ठीक है, फिर किसका एग्जाम्पल है? एक ग्रैन्युलोसाइट। इन्हीं ग्रैन्युलोसाइट का। तो मोनोसाइट्स आर फेगोसाइटिक एग्रैन्युलोसाइट। ये ध्यान रखना, कभी तो और आपको क्वेश्चन पूछता है कि फेगोसाइटिक सेल्स कौन सी है WBC में, तो आप दोनों लिखो फिर, न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट। लेकिन अगर उसने क्वेश्चन में पूछा फेगोसाइटिक ग्रैन्युलोसाइट, तब आपका आंसर ओनली हो जाएगा न्यूट्रोफिल्स, दोनों नहीं होगा। लेकिन क्वेश्चन में पूछा फेगोसाइटिक एग्रैन्युलोसाइट्स, तब आपका आंसर ओनली मोनोसाइट्स होगा। अगर उसने नहीं पूछा ऐसा, एक ग्रैन्युलोसाइट या एग्रैन्युलोसाइट नहीं पूछा है क्वेश्चन में, फेगोसाइटिक WBCs पूछा है, तब दोनों आंसर हो जाएगा, न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट्स बोथ। ओके, इसलिए ध्यान रखना क्वेश्चन में क्या पूछा है उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर होना चाहिए। ये तो दोनों थी ग्रैन्युलोसाइट्स, सॉरी एग्रैन्युलोसाइट, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। अब न्यूट्रोफिल्स के बाद में दो ग्रैन्युलोसाइट बची है, इओसिनोफिल्स एंड इओसिनोफिल्स के साथ में और कौन सी है बेटा? बेसोफिल्स। बेसोफिल्स। बेसोफिल्स एंड इओसिनोफिल्स। ओके, तो उनमें से नेक्स्ट है इओसिनोफिल्स। इओसिनोफिल्स का प्रोपोर्शन होता है अबाउट 2 to 3%, मतलब फोर्थ नंबर पर है ये, सेकंड लास्ट अबंडेंट सेल्स है ये। और इओसिनोफिल का फंक्शन क्या है? तो इओसिनोफिल्स इन्फेक्शंस होने से बचाने की कोशिश करती है हमको, किसी भी चीज का इन्फेक्शन से वो बचाने की कोशिश करेगी। तो रेजिस्ट इन्फेक्शंस, रेजिस्ट अगेंस्ट इन्फेक्शंस, एज वेल एज ये एलर्जिक रिस्पॉन्स क्रिएट करती है, एलर्जी के अगेंस्ट में लड़ने की कोशिश करती है। ओके, तो also releases against allergy। तो अगर किसी पर्सन में एलर्जी अगर हो रही है, तो उसका ब्लड सैंपल में एलर्जी को चेक करते हैं। तो एलर्जी में क्या चेक करते हैं? इओसिनोफिल्स का नंबर। इओसिनोफिल्स का नंबर अगर बढ़ा हुआ है तो उसको एलर्जी है सच में। फिर
ओके, फिर बाद में उससे पता चला जाता है उसकी हिस्ट्री से कि उसने उसको क्या खाया था, क्या पिया था, उसको क्या क्या चीजों से एलर्जी हो सकती है। ठीक है, वो सारी चीजें पता की जाती है, देन फिर उसको रोका जाता है कि आप ये चीज कम खाओ। तो एलर्जिक रिस्पॉन्स यहाँ पर के लिए इओसिनोफिल्स रिलीज होती है। तो इओसिनोफिल्स का नंबर बढ़ जाता है एलर्जी की कंडीशन में ब्लड में। लास्ट है यहाँ पर बेसोफिल्स। तो बेसोफिल्स सबसे कम नंबर्स में है। बेसोफिल्स का नंबर होता है 0.5% to 1%, मतलब लीस्ट अबंडेंट सेल्स, लीस्ट अबंडेंट WBC होती है बेसोफिल्स। तो बेसोफिल्स सबसे कम नंबर में मिलने वाली WBC। बेसोफिल्स के फंक्शंस में बेसोफिल्स कुछ स्पेशल हार्मोन्स रिलीज करती है, लाइक हिस्टामिन, सीरोटोनिन, और ये हार्मोन्स हमको इन्फ्लामेशंस के अगेंस्ट वहां पर लड़ने में हेल्प करते हैं। तो एंटी इन्फ्लामेटरी सेल्स है एक तरह से बेसोफिल्स, एंटी इन्फ्लामेटरी सेल्स, क्योंकि ये इन्फ्लामेशंस के अगेंस्ट कुछ हार्मोन सीक्रेट करती है, सीक्रेट्स हिस्टामिन, सीरोटोनिन एक्सेट्रा। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। क्या वो नीचे क्या दिखा है? एक्सेट्रा, ETC। डन बेटा, स्क्रीनशॉट। यस सर, डन सर। ओके, WBC हो चुकी है। WBC का नंबर्स आपको लिखना चाहिए। तो WBC का नंबर, अगर हम नॉर्मल काउंट की बात करते हैं तो WBC का नंबर होता है 6000 to 8000 WBCs पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। इसका मतलब है कि जो RBC और WBC का अगर हम रेशो देखें तो जनरली ये ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम कितनी 8000 के आसपास है, ओके, पर क्यूबिक मिलीमीटर, और वो मिनिमम कितनी है RBC 4.5 मिलियन के आसपास। ओके, इट मींस 600 टाइम्स कम से कम उसमें डिफरेंस है। तो 600 RBC के बदले वहां पर केवल एक WBC है। ओके, तो RBC टू WBC रेशो कितना है 600 to 1। ओके, ये आप लोग वहां पर नोट कर लेना। डन हो गया क्या बेटा? हाँ सर। ओके, आप लोग का टेस्ट, आप लोग का एग्जाम कितने बजे है? सर 12:20। 12:20 को है। चलो ठीक है बेटा, फिर ओके, कल हम स्टार्ट करेंगे प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स के बारे में। ओके, फिर ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड सर्कुलेशन, सर्कुलेशन के टाइप्स, ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड टर्म्स, ठीक है, सिंगल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन से रिलेटेड टर्म्स, ये कल हमारा टॉपिक रहेगा। ओके, बाय।
टेक केयर। हाँ बाय बोलो सर, बेटा। थैंक यू सर। बाय जिनको सर। पेपर देना है, जिनका हो चुका है, वो जा सकते हैं बेटा जल्दी से, ताकि वो पेपर प्रॉपर दे सके। जिसको कोई डाउट है वो पूछो। सर लास्ट संडे को जो क्वेश्चन पेपर हुआ था उसमें डाउट है। हाँ हाँ पूछो बेटा। बाकी ऐसे स्टूडेंट जिनको डाउट नहीं है या फिर उनकी जिनका पेपर है वो जा सकते हैं बेटा।